बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, जो इस वक्त मुल्क की डेवलपमेंट हुई है उसके बावजूद भी एक सवाल सबसे अहम इस वक्त यही है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। क्या मुतफ़िका कोई नाम सामने आ जाएगा जिस पर तमाम जमातें इत्तफ़ाक़ राय कर सकें, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा लीडर ऑफ हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान मुलाकात होनी थी, मुशावरत होनी थी, नहीं हो सकी। और आज भी निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा इस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। लेकिन ज़ाहिर है लीगल एक्सपर्ट्स से का ये कहना है कि अगर असम्बली तहलील भी हो जाती है, असम्बली की तहलील के बाद भी 8 रोज़ होते हैं निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए। आइडियली तो सिचुएशन ये होनी चाहिए कि असम्बली तहलील के फौरी बाद जो है वो निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर 3 दिन असम्बली के डिज़ोल्व होने के बाद भी 3 दिन होते हैं, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफाक हो जाए किसी एक नाम पर। अगर उन दोनों के दरमियान इत्तफाक नहीं होता तो फिर मामला स्पीकर के पास जाता है और स्पीकर जो है वो एक कमेटी तश्कील देते हैं। और अगर वहाँ पर भी 3 दिन के अंदर अंदर कोई हतमी नाम पर इत्तफाक नहीं होता तो फिर मामला जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन के अंदर कोई नाम जो है वो फाइनल करके देना होता है, जो कि हतमी नाम होता है। अब देखना ये कि इस सारे प्रोसेस से पहले ही कोई हतमी फैसला निगरान सेटअप के हवाले से सामने आ जाएगा या फिर अल्टीमेटली मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा। इस वक्त सबसे अहम और सबसे पूछा जाने वाला सवाल यही है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और क्या इंतखाबात जो हैं वो जल्द हो जाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी गुज़िश्ता रोज़ बात की, उन्हें काम चाहते हैं कि इंतखाबात जल्द से जल्द हों। अगर नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होते हैं तो फिर भी ये जो मामला है ये 3 से 4 माह तक जाएगा। कल वज़ीर दाखिला ये कह चुके हैं कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है और 2024 जनवरी उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि वहाँ तक उस टाइम तक जो तमाम तर प्रोसीजर है नई हल्का बंदियों के हवाले से, नई मरदमशुमारी की बनती है। सारी सूरत हाल पर जरा तफसील से बात करें क्या होने जा रहा है। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सैयद कमर सब्ज़वारी साहब ने। आप साबिक वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर शकील अवान साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बैरिस्टर साहब, आगाज़ आपसे ही करते हैं। सर, आज इस वक्त सबसे ज़्यादा और पूछे जाने वाला और अहम सवाल यही है कि कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म। तो सर, आपको लगता है कि अब आज मुशावरत होनी थी? राजा रियाज साहब ने कह दिया है कि मैं तो भाई मसरूफ़ हूँ, मैं मुशावरत नहीं कर सकता। असम्बली भेजने की भी वज़ीर आज़म ने ऐलान कर रखा है। तो आपको लगता है कोई ऐसा नाम सामने आ जाएगा कल तक जिस पर सब जमातों को इत्तफाक़ राय हो? जी बैरिस्टर साहब, आप सुन सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर इजहार ख्याल करने का। जहाँ तक बयान का सवाल है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि उनसे मुशावरत नहीं की गई या उनका भी इनपुट नहीं लिया गया, तो बहरहाल ये कोई इतनी फिलहाल कोई कंट्रोवर्शियल बात या इसको आप कहिए कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुशावरत होनी चाहिए। जो वक्त शुरू होना है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इस वक्त का आगाज आइन में बकायदा एक आर्टिकल में दिया गया है। और ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये आपने अप्रिशिएट करना कि ये 8 दिन पे मुहित एक अरसा है। अच्छा। जो डिसोल्यूशन ऑफ असम्बलियों के तहलील होने के साथ साथ शुरू होता है, जिसमें लीडर ऑफ द हाउस जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इनके पास 3 दिन है कि ये कोई मुख्तलिफ नामों पर बात करते हुए इत्तेफाक कर सके। मतलब आप कह रहे हैं कि असेंबली डिसॉल्व होने के बाद भी 3 दिन इनके पास मौजूद हैं कि किसी एक नाम पर ये मुशावरत कर सकते हैं। ठीक है। की तो पहले जानी चाहिए आइडियली, लेकिन अगर नहीं की गई तो बहरहाल फिर भी इनके पास आपस में वो 3 दिन है। और अगर इनका फिर इत्तेफाक नहीं होता उस 3 दिन में भी, तो फिर ये स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे। स्पीकर साहब को बताएंगे कि जी हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ, और स्पीकर साहब फोर्थ जैसी इनकी रिक्वेस्ट जाएगी
फोर्थ विद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उसकी कॉम्पोजिशन कायदा दी गई है कि ऑपोजिशन में से कितने होंगे, अरकान सेनेट में से कितने होंगे, फॉर्मर जो असेंबली थी नेशनल असेंबली उसमें से कितने होंगे, और वो कमेटी, उन्होंने स्पीकर साहब के पास वक्त नहीं है, उनको जब ये बता देंगे कि जनाब हमारा इत्तेफाक नहीं हो सका, तो ये दोनों अपनी तरफ से दो नाम स्पीकर साहब को भेज देंगे और फिर वो कमेटी आपस में कंसेंसस करेगी और 3 दिन उस कमेटी के पास होंगी। अच्छा। और अगर वो 3 दिन में वो कमेटी भी इत्तेफाक नहीं कर सकती आपस में, यूनानिमसली उनका आपस में इत्तेफाक नहीं होता, तो फिर 2 दिन जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास। और इलेक्शन, ये टोटल अगर आप इस पूरे साइकिल को देखेंगे तो ये 8 दिन का एक साइकिल है, जिसमें फिर किसी न किसी एक नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। अगर इन दोनों फोरम्स पे, जो पहले आपको बताया कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस में नहीं इत्तेफाक हुआ, फिर कमेटी बनाएगी, अगर उसमें भी इत्तेफाक नहीं हुआ कंसेंसस, क्योंकि ऐसा है कि वो कंपोजिशन ऐसी है कि नहीं हो सका और ब्रेक इवन हो रही है चीजें, तो जब कमीशन के पास जाएगी तो वहां चांसेस इसलिए जरा ज्यादा है कि कमीशन के पास 4 मेंबर और 5वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद, तो किसी एक तरफ को वो लाजमन फिर फैसला आ जाएगा, जो कि सबके लिए काबिल कबूल होगा। आपको लगता है कि न कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन लीडर ऑफ हाउस के दरमियान कोई इत्तेफाक राय हो जाएगा? क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजा रियाज साहब, तो उनके साथ तो कोई मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो नून लीग के खुद टिकट के उम्मीदवार हैं, तो उस तरह से तो कोई हकीकी ऑपोजिशन हमें वहां पे नजर नहीं आ रही। आपको लगता है कि मामला अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएगा या फिर नजर आएगा हमें कल तक कोई ऐलान? मैम, मेरा तो यही ख्याल है कि फॉर्मेलिटी होनी है, हो ये सकता है कि किया ये जाए, या जो नजर आता है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहें कि जी ये मेरा नाम है, और लीडर ऑफ द हाउस कहें जी कि मुझे ये मंजूर है शायद करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने खुद फरमाया कि एज सच कोई रियल ऑपोजिशन है नहीं, उम्मीदवार वो बहरहाल जिस भी टिकट के होंगे या वो क्या हालात बनते हैं वो तो अगली है, लेकिन अदरवाइज इन ऑल अर्नेस्टी कोई वो रियल ऑपोजिशन इन दैट सेंस है नहीं, उनका आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि अगर हम इस तरह कहें, ये शायद ज्यादा मुनासिब हुआ कहना कि वो इंटरेस्ट कॉमन थे और अभी भी कॉमन है उन नॉमिनेशंस पे। तो ये तो सबको पता है कि नाम किधर से आना है, क्या होना है, शायद इससे उनका वजन या कद शायद बड़ा होगा और फिर लीडर ऑफ दी हाउस जो है वो उसको एक्सेप्ट कर दे। लेकिन वो एक्चुअली सबको पता है कि नाम किधर से आना है, जानबूझ के आपको लगता है शायद मामले को मजीद प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। बहरहाल मैं डॉक्टर शकील अवान साहब की तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये 1-2 दिन के अंदर मामले को हतमी शक्ल दी जाएगी? और दूसरा, ज़ाहिर जिस इदारे से आपका ताल्लुक है, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एक सवा 1 या 1.5 साल की जो भी ये PDM की हुकूमत रही है, आपको क्या लगता है जितने ज़्यादा चैलेंजेस थे उनको काबू करने में ये कामयाब रहे, या फिर जिस तरह से आज शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे थे कि शुक्र अल्लाह का हमारी जान छूटी है, और उन्होंने तो बल्कि बाकायदा तौर पर आवाम से भी माजरत की है क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा बड़े हैं इस 1-1.5 साल के अरसे में। तो कैसे देखते हैं ओवरऑल कारकर्दगी को? बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल करने का। पहले तो ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं कि जो केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर बनना है उसके ऊपर जो नामों का इत्तेफाक है, तो मैं इसमें ये कहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सारे जो ना लीड्स ग्रुप्स हैं और उनका किसी एक पे ना इत्तेफाक करना यही समझ आती है कि अगर वो किसी एक पे इत्तेफाक करते हैं, अगर उसके ऊपर कोई अपोजिशन दिया तो वो अपोजिशन भी फ्रेंडली अपोजिशन होगी और जो नाम आएगा वो दोनों की जो है ना वो उसी सेम क्लास के मुफाद में होगा। अब दूसरा जो सवाल के दूसरा जो रुख है कि पिछले जो 15 महीने में जो इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही और इसमें शायद खाकान अब्बासी साहब का जो बयान है कि शुक्र है कि हमारी जान छूट गई, ये बिल्कुल उन्होंने बजा फरमाया। एक तरफ जो प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस जो मीटिंग की उसमें अपनी जो परफॉर्मेंस की जो एवेल्युएशन की है, उस एवेल्युएशन के अंदर तो उन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के चीजें पेश की और ये कहा कि जो मेरे 15 महीने थे उन 15 महीनों में मेरी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, जिसमें टैक्स कलेक्शन जो है ना वो बड़ी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा और 16% तक जो है ना टैक्स कलेक्शन पहुंचा। फिर उसके बाद उन्होंने ये बात की कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें हमने कुछ 9 मिलियन जो फैमिलीज है उनको एडिशनल जो है ना हमने इंक्लूड किया। फिर उन्होंने पावर सेक्टर की बात की कि जो रेवेन्यू है बहुत ही ज्यादा हमने इकट्ठा किया
और फिर इसके अलावा जो है वो जो इकोनॉमिक जो डिफॉल्ट है पाकिस्तान का, उससे हमने पाकिस्तान को निकाला और पाकिस्तान को हम स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स है उनका भी जिक्र किया और अपनी हुकूमत को आने वाली हुकूमतों के लिए एक मिसाली हुकूमत के तौर पर पेश किया। यहाँ तक तो बात ठीक है कि टैक्स प्रोडक्शन और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव रही, लेकिन इस सारे टैक्स प्रोडक्शन का और इस सारी परफॉर्मेंस का अल्टीमेटली जो अवाम है उनको क्या फायदा हुआ, महंगाई कितनी कम हुई और रोजगार के मौके लोगों तक कैसे पहुंचे, कितने पहुंचे, ये वो सवालात हैं जो आज अवाम जो है वो पूछ रही है। और हुकूमत जो है ना इन सवालों के जवाब अगर दे सकती है तो अगले आने वाले इलेक्शन में इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो सकता है। लेकिन ये सवाल ऐसे हैं कि इनका जवाब नफी में है और इसी वजह से शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी यही बात की है कि शुक्र है कि जान छूटी, कि हालात इतने मुश्किल हैं कि इस वक्त जो है गरीब जो है वो मजीद गरीब तर होता जा रहा है और जो इकोनॉमिक जो रिसेशन है वो बढ़ता जा रहा है। रुपये की कदर में जो है ना वो मजीद कमी होती जा रही है, महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ये वो चीजें हैं जो अनकरीब इस हुकूमत के लिए जो जाने वाली पॉइंट टेकन। अच्छा ठीक है बैरिस्टर साहब, आप ओवरऑल इस टेन्योर को कैसे देखते हैं पीडीएम की हुकूमत का? क्योंकि ज़ाहिर बड़ी बात होती रही कि नवाज शरीफ साहब भी हुकूमत लेने से पहले ये कहते रहे कि भाई पीटीआई की बुरी टोकरी का मलबा हम अपने सर पे क्यों उठाएं, और फिर बिलाखिर वो आए इक़्तिदार में। या पीटीआई वाले कहते हैं कि ये तो आए इसलिए थे कि अपने केसेस ख़त्म करा सकें, वो सब तो उन्होंने कर लिया। अब इनका क्लेम ये है कि हमने सियासत पर रियासत को तरजीह दी, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। ओवरऑल आपको कैसे लगा ये टेन्योर? आपको लगता है कि वाकई गलती की इन्होंने गवर्नमेंट लेकर? मैम ये तो इट विल बी टू सून, बहुत अर्ली है ये कहना कि आया इन्होंने गलती की या दुरुस्ती की। लेकिन बहरहाल ये बात एक जो नजर आती है वो अपनी जगह मौजूद है एक हकीकत की तरह, कि लगता ये है कि इन्होंने जल्दबाजी में आउट करने के लिए इन देयर हेट्रेड या हरिडली दे केम टू पावर के किसी तरह आउट हो जाए पीटीआई की गवर्नमेंट जो कि मिस गवर्नेंस कर रही थी। अब उसकी जस्टिफिकेशन देना या उसकी वजाहत ये देना कि जनाब ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे थे और ये हो जाता, तो जहां तक सवाल है कि हो जाता और हो गया, उसमें बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क है। और जो उनकी नाकामियां थी वो इन्होंने रश करते हुए अपने जिम्मे डाली और फिर ये हुआ, साथ साथ उसके ये हुआ कि द आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर, नाउ द एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने अपनी पब्लिक अपील के जरिए अदरवाइज इनकी गवर्नेंस में स्टेबिलिटी नहीं आने दी, जिसके बाद अदरवाइज भी हालात हम रोज मूव करते हैं देखते हैं तो जो मिडिल क्लास है एक तो वो इरोड हो रही है, वो उसमें खात्मा हो रहा है क्योंकि बड़ी अंडर स्ट्रेस और अंडर प्रेशर है। इन्फ्लेशन अगर उनके दौर में थी तो बहरहाल इनके दौर में मजीद बढ़ी है। आम आदमी का सर्वाइवल, आम आदमी का जो एक्सपेंस है, वो जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। पेइंग कैपेसिटी में कमी आई है, वाज़ेह कमी आई है। आप हम लोग जब मूव करते हैं तो आपको हमें सबको अंदाजा होता है कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो कितना बड़ा है। तो बहरहाल वो गलत थे या सही नहीं थे, लेकिन उनकी जो नाकामियां हैं वो इन्होंने जब गवर्नेंस ले ली तो वो अब इनके जिम्मे है। उनका अच्छा या बुरा 3.5 साल का जो भी दौर है वो उनकी तरफ काउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकी तरफ काउंट किया जाएगा जो कि गवर्न कर किया जिन्होंने अब तक। सही, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं ज़रा बैरिस्टर साहब एक और पॉइंट आपसे जान लूँ। ये कौमी असम्बली अपनी मुद्दत से पहले जा रही है, आइन के मुताबिक तो 90 दिन में इंतखाबात हो जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे तो ज़ाहिर है ये मामला प्रोलॉन्ग हो सकता है। सर अगर मरदमशुमारी के नताइज के हवाले से बात करें तो आपको लगता है कि मरदमशुमारी के नताइज पर बहुत सारी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM अलग से तहफ़्फ़ुज़ात उठा रही है, तो ये इतना आसान होगा कि मरदमशुमारी की जो नताइज आएँ वो तमाम जमातें एक्सेप्ट कर लें और 3-4 महीनों के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाएं, या आपको लगता है ये लंबा जाएगा सेटअप? क्योंकि बहुत ज़्यादा र्यूमर्स इस हवाले से भी हैं कि शायद निगरान सेटअप प्रोलॉन्ग किया जाए इसको। इसी तरह है कि एक जो हर तरफ जो शनीद है, ये जो आम बात है वो यही है कि जो सेटअप आ रहा है ये एक लंबी मुद्दत के लिए आ रहा है। लेकिन मैं
तवज्जो थोड़ी सी इस तरफ दिलाना चाहूंगा और आप मेरा साथ देंगी इसमें कि जहां तक बात है कि सेंसस के बाद या मुर्दमशुमारी के बाद डिलिमिटेशन होना जरूरी है, तो वो आइन की मंशा नहीं है। और हमारा जो सबसे बड़ा कानून है जिसको हम सुप्रीम लॉ कहते हैं, वो आइन है। आइन की मंशा उसके आर्टिकल में आइन में मौजूद है ना कि नए इंतखाबात अगर हैं तो नई मर्दमशुमारी के तहत होनी चाहिए, ये क्या आइन में नहीं है? ये बात मैम, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये कानून में लिखी है, इलेक्शन एक्ट में लिखी है। और उसमें भी लफ्ज ये नहीं है, उसमें लफ्ज है एलोकेशन के। उसमें जो बकायदा लफ्ज है वो ये है कि द एलोकेशन विल टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन कैलकुलेटेड इन द सेंसस। तो वो कानून में दिया गया है। आइन में बड़ा वाज़ेह हुक्म है, उसमें कोई उससे फरार नहीं है कि अगर मुद्दत में खत्म हो तो 60 दिन में, और अगर मुद्दत से कोई भी पहले खत्म होती है, किसी एक दिन पहले, 10 दिन पहले, महीना पहले, जो भी अगर मुद्दत उसने अपनी पूरी नहीं। ठीक है, आपको लगता है आज रात 12 बजे तक तहलील हो जाएंगी असेंबलियां? आज हो जाएंगी आपको लगता है? आई एम सॉरी, आपको लगता है आज असम्बली भेज दी जाएगी, आज तहलील कर देंगे 12 बजे? जी मैम, लगता यही है कि ये आज समरी, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ही इसमें मैटर करते हैं और उन्होंने ये एडवाइस भेजनी है तहलील की, तो वो भेजना इसलिए भी चाहेंगे जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड कि अगर सदर साहब अपना इस डिसीजन पे वक्त लेते हैं तो वो दिन भी जो इसकी नेचुरल लाइफ थी असेंबली के खत्म होने की, उससे पहले ही वो दिन हो जाए, ताकि इनको वक्त अलबत्ता ज्यादा मिल जाए, जो कि 90 दिन तो उम्मीद है। लेकिन फिर मैं दोबारा ये अर्ज करना चाहूंगा, रीट्रेट करना चाहूंगा कि आइन में ये बात कहीं दर्ज नहीं है, ना ओके। डॉक्टर शकील अवान साहब, सर आपको क्या लगता है आज असम्बली भेज दी जाएगी, असम्बली तहलील हो जाएंगी? और जहां तक निगरान हुकूमत की बात है, अभी बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि 8 दिन इनके पास मौजूद होंगे आगे फर्दर भी निगरान वजीर आजम के हवाले से मुशावरत के लिए, तो आपको क्या लगता है, क्या सिनेरियो देख रहे हैं? ये 12 बजे भेज देंगे असम्बली? ये भी बहुत सी इस पे ना रूमर्स हैं कुछ। ये एक तरफ ये बात की जा रही है कि 14 अगस्त जो जश्न आज़ादी का दिन है, उस आज़ादी के दिन के ऊपर ना हमारी जो असम्बलियाँ वो तहलील की जाएं। दूसरी तरफ ये भी है कि ये असम्बली जैसे ही सदर के पास पहुंचती है तो सदर अगर उसके ऊपर साइन कर देता है तो फिर ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। तो अब 2 ऑप्शन है, एक 14 अगस्त वाला ऑप्शन है, एक 14 अगस्त से पहले का ऑप्शन है। तो दोनों में अब जो है ना देखना ये है कि कौन सा ऑप्शन अब जो है ना कारगर साबित होता है। लेकिन जो भी हो, असेंबलियों की तहलील का इस वक्त इतना बड़ा मसला नहीं है कि असेंबली का तहलील होना आज हो या 14 अगस्त को हो या 2 दिन बाद हो। मसला ये है कि अब तहलील होने के बाद जो सूरत बनेगी, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसकी सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो है ही इलेक्शन करवाना। अगर इलेक्शन को डिले कराया जाता है, जैसे पहले सब्जवारी साहब ने बात की कि अगर ये बात होती है कि हम जो सेंसस है, मर्दमशुमारी है, उसकी आड़ में आके इलेक्शन को डिले करते हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो लोगों का जो वोटिंग राइट है, जो इलेक्टोरल राइट है, वो भी जो है ना उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो है ये जो मर्दमशुमारी है कि हर 10 साल बाद मर्दमशुमारी होगी और मर्दमशुमारी की बुनियाद के ऊपर जो है ना हल्काबंदियां होगी और हल्काबंदियों की बेस के ऊपर इलेक्शन होगी। ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि मर्दमशुमारी की भी अपनी एक बहुत बड़ी सियासत है, कहाँ पे डिमार्केशन करनी है, किन किन जगहों पे हल्काबंदियां करनी है और वो हल्काबंदियां कैसे करनी है, किस पोलिटिकल पार्टी को हमने आगे लाना है, किस पोलिटिकल पार्टी को पीछे छोड़ना है। तो ये हल्काबंदियां जो है ना ये सियासी बुनियादों की की जाती है कि किस पोलिटिकल पार्टी को हराया जाए, किस पोलिटिकल पार्टी को जितवाया जाए इलेक्शन में। क्योंकि हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि जब हम इलेक्टोरल रिगिंग की बात करते हैं और इंतखाबी धांधली की बात करते हैं तो हम इंतखाबात के दिन को देखते हैं कि उस दिन लोगों ने वोट कैसे कास्ट किया या इलेक्शन कैंपेन के दौरान लोगों ने किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। लेकिन इलेक्शन करने से पहले जो पूरा जो फार्मूला है हल्काबंदियों का, इसके अंदर जो रद्द-बदल किया जाता है ऑन द नेम ऑफ ये जो मर्दमशुमारी है, इसकी बेस के ऊपर जो जोड़ तोड़ किया जाता है, जो हल्कों को तोड़ा जाता है और जोड़ा जाता है, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स का अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ता है इलेक्टोरल आउटकम के ऊपर। अब यहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, चूंकि इस वक्त जो मेजर जो इलेक्टोरल ग्राउंड है उसके ऊपर ये 2 बड़ी पार्टियां जो जिनका पूरा कंट्रोल है,
तो अब ये अलकाबंदियां और जो मर्दमशुमारी है ठीक है। इसी तरह होगी जैसे नून लीग चाहती है और जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, आखिर में मेरा सवाल है आपसे कि जिस अंदाज में कहा जा रहा है कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो होंगी, उसके बाद ही नए इंतखाबात की तरफ मामलात जाएंगे, तो सर इसके लिए भी तो आईनी तरमीम की आगे ज़रूरत होती है। बेशक कौमी और जो सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए नए मरदमशुमारी के मुताबिक भी तो आईनी तरमीम की ज़रूरत होती है। तो फिर आपको क्या लगता है, अगर एक तरफ आइन ये कहता है कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हों तो दूसरी तरफ तरमीम भी ज़रूरी है, तो ये फिर मामला आपको लगता है काफ़ी आगे तक जाएगा? आज तो वज़ीर ख़जाना ने भी बल्कि गुज़िश्ता रोज़ कहा है, बल्कि वज़ीर दाखिला ने, कि 2023 इलेक्शन का साल ही नहीं है। मैम जहाँ तक ये बात है कि आइन में नहीं लिखा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आइन में ये नहीं लिखा कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए, और आगे आइन में तो लिखा है कि अगर टाइम पे नहीं खत्म हुई, टाइम से पहले मुकर्रर मुद्दत से पहले खत्म हुई है तो 90 दिन में कराना जरूरी है। और हल्का बंदियां जब रीएलोकेशन हो भी जाए मैम, तो अदरवाइज वो फिर सीट्स में इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, वो एक सूबे से दूसरे सूबे की एलोकेशन आबादी के तनासुब से अगर कम ज्यादा होगी तो वो होना है कि किसी सूबे से सीट ज्यादा लेके, सीट्स अलग से आइन का आर्टिकल है जिसमें दर्ज है कि इतनी नेशनल असेंबली की सीट्स होंगी और वो आबादी की बेसिस पे होंगी। तो बहरहाल ये एक मुश्किल काम है, और आईनी तरमीम तो केयर टेकर सेटअप तो वैसे भी नहीं कर सकता। नहीं सर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि आइन में एक ये रुकावट तो है ना कि बेशक नए मरदमशुमारी के तहत नताइज आ भी जाएं, फिर भी जब तक आइन में तरमीम नहीं होती कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों में किसी भी सीट का रद्द बदल मुमकिन नहीं है। मैम ये थोड़ा सा ये अगला स्टेप है, उसमें ये कि सीटें बढ़ाने का, सीट्स अगर बढ़ाई गई तो, लेकिन ये चूंकि सेंसस में सिर्फ ये किया जाएगा कि आबादी के तनासुब से अगर आबादी की मूवमेंट किसी और सूबे की तरफ हुई है तो किसी सूबे से लेकर एलोकेशन ऑफ सीट्स किसी दूसरे सूबे को ज्यादा दी जा सकती है। जैसे आपने खुद भी सुना होगा कि पंजाब की कुछ सीटें घटाई जा रही थी, जो पहले एक खबर र्यूमर्स जो चलती हैं, और फलानी जगह की बढ़ाई जा रही थी कि जी बलोचिस्तान की बढ़ाई जा रही थी, पंजाब की घटाई जा रही थी। लेकिन अभी जो सेंसस जिस पर ऐलान किया है ये कोalition गवर्नमेंट ने, उस सेंसस में तो एलोकेशन वो पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंसस के मुताबिक वो वही रही है। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया सर। एलोकेशन सीट्स में कोई वो नहीं तब्दीली है, सीट सूबों में जो बांटी जाएंगी, तो इसलिए वो अगला बहुत अगला मरहला है अगर वो किया जाए। और वो आइन की तरमीम दूसरी मेरी अब एक कानून के अदना तालिब इल्म के तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि आईनी तरमीम तो शायद ये खुद गवर्नमेंट, इसके पास मेजॉरिटी होती भी कोalition की और सारी जगह होती, तो जो रिक्वायरमेंट तो शायद तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने इस बात पर अवाम से वोट या कॉन्फिडेंस नहीं दिया हुआ। पर उसके लिए आइन साज असेंबली लाना जरूरी है, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, कि जनाब हम आइन में ये तरमीम करने जा रहे हैं, तो उस पर लोग किस तरह वोट देते हैं, फिर वहाँ तरमीम हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैयद कमर सब्जवारी, साबिक वाज़ इस्लामाबाद बार काउंसिल प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर शकील आवान साहब ने भी हमें वक्त दिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।